हम लोग बीपीएससी 4.0 एवं स्टेट की तैयारी हेतु आज हम लोग का डे 4 क्लास है। इसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन लाए हैं जो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, आज हम लोग का डे 4 क्लास है। चूंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बहुत सारे जो है कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे, जो बीपीएससी की एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो या बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम हो जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से संबंधित हो, उसमें बहुत ही छात्र छात्राओं को लाभान्वित होंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन है 192.168.1.1, ऑप्शन बी में कहता है 80/80, ऑप्शन सी है 255.255.255.0, ऑप्शन डी में है 80, ऑप्शन ई में है नन। आप लोग को बता दें, हम लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे डिफॉल्ट सबनेट मास्क के बारे में, जो बूटिंग टाइम में जो है सबका 000 होता है, 0 भी होता है, 0.0.0.0 होता है, जो बूटिंग टाइम में सबनेट मास्क होता है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है कोई भी आईपी एड्रेस का, आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है 255.255.255.0 होता है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हम लोग को याद रखना है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है, इसका सही आंसर जो है ये होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन एटीएम मशीन। आप लोग को बता दें एटीएम मशीन में किसका प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। इस कंसेप्ट को भी हम लोग को याद रखना है। इसका पहला ऑप्शन दिया है टच स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है प्रिंटर, पांचवा है नन। तो आप लोग को बता दें जिसमें पहला ऑप्शन है टच स्क्रीन, ये हम लोग का सही आंसर होगा। अब हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। एटीएम मशीन में किसका प्रयोग होता है, टच स्क्रीन का होता है। ऑप्शन बी में क्या है, स्पीकर है। स्पीकर क्या है, स्पीकर में सिर्फ आवाज फेंकता है, तो एटीएम मशीन में हम लोग आवाज तो देखते नहीं है। मॉनिटर तो ये उचित नहीं लग रहा है आंसर। नेक्स्ट है प्रिंटर, प्रिंटर तो होगा नहीं। तो आप लोग को बता दे, जैसा कि हम लोग एटीएम मशीन के पास जाते हैं कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो आप लोग को बता दे हम लोग सिर्फ टच करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को बैलेंस चेक करना है, तो हम लोग बैलेंस चेक ऑप्शन पर जाके अपने उंगली को टच करते हैं, तो टच करते ही जो है वो ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाता है। अगर मान लीजिए पैसा को निकालना है तो हम लोग विथड्रॉ पर क्लिक करते हैं, तो विथड्रॉ पर क्लिक करते ही जो है, टच करते ही जो है वो स्क्रीन जो है एक्टिव हो जाता है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर जो है हम लोग का टच स्क्रीन होगा। क्योंकि एटीएम में किसका स्पेशल प्रयोग किया जाता है, स्पीकर तो होगा नहीं, मॉनिटर तो होगा नहीं, प्रिंटर तो होगा नहीं, इसका सही आंसर जो है टच स्क्रीन होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, व्हाट इज कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन आज के समय में, आज के डिजिटल युग में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। अब तो पूरा वर्ल्ड ही डेटा का कम्युनिकेशन करते रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो क्या देखते हैं, व्हाट्सएप में जैसे मान लीजिए किसी को कोई डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेजना हो या मान लीजिए कोई फोटो भेजना हो, तो हम लोग व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक भेज देते हैं। तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा का ट्रांसफर होता है। तो डेटा का ट्रांसफर मतलब डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ के हम लोग देख रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन में क्या स्टोरिंग डेटा होता है, दूसरा ऑप्शन क्या है क्रिएटिंग डेटा, तीसरा है सेंडिंग और रिसीविंग डेटा, चौथा है मोड, पांचवा है नन। क्या बता दे डेटा कम्युनिकेशन में जो है कोई भी डेटा को हम लोग सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन में जो है डेटा को हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कंसेप्ट में क्या करते हैं, कोई भी डेटा को सेंड करते हैं और प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कहता है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर। अब डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट क्या सब है? डेटा कम्युनिकेशन तो पूरे वर्ल्ड में, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग मेल ही करते हैं तो डेटा का ही तो कम्युनिकेशन हुआ। जैसे हम और आप दोनों आदमी अगर बात कर रहे हैं आपस में, ये भी तो डेटा का कम्युनिकेशन हुआ। तो डेटा कम्युनिकेशन आज के डिजिटल युग में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो डिजिटल भारत बनाने में जो है बहुत ही अच्छा योगदान है इस टर्म का। तो आप लोगों को बता दे, डेटा कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर, पहला ऑप्शन है सेंडर, दूसरा है रिसीवर एंड प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है मैसेज एंड कम्युनिकेशन मीडिया, चौथा है मोड, पांचवा है नन। आप लोगों को बता दे डेटा कम्युनिकेशन में जो है सेंडर भी होता है, सेंड करेगा तब लोग को रिसीव करेगा। डेटा कम्युनिकेशन में दो के बीच एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, इसलिए सेंडर जो है इसका कंपोनेंट है। एंड ऑप्शन ए भी होगा, रिसीवर भी होगा। डेटा कम्युनिकेशन में जब दो के बीच कम्युनिकेशन होगा, कोई सेंडर होगा कोई रिसीवर होगा, इसलिए ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा। ऑप्शन सी में क्या है? मैसेज एंड कम्युनिकेशन मीडिया। डेटा कम्युनिकेशन होगा तो मैसेज के माध्यम से ही कम्युनिकेशन होगा, मैसेज मीन्स डेटा, तो मैसेज एंड कम्युनिकेशन मीडिया भी होगा। उसके बाद डी में क्या है? मोड। इसका मतलब जब सब होगा इसका सही आंसर जो है मोड होगा। मोड मीन्स मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया, अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? तो द सेट ऑफ रूल्स फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी में है द डिवाइस इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी में है द पाथ थ्रू व्हिच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ऑप्शन डी में है मोड, ऑप्शन ई में है नन। आप लोगों को मैं बता दूं तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है? द पाथ थ्रू व्हिच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होगा? द पाथ थ्रू व्हिच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। अब आप लोग को बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डेटाबेस का टाइप जो है कौन नहीं है। तो डेटाबेस आज के युग में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डेटाबेस ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जो है हम लोग डेटा का कलेक्शन, डेटा स्टोरिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मान लीजिए हम लोग यूट्यूब पर कोई वीडियो को जो अपलोड करते हैं या फेसबुक को कोई चीज अपलोड करते हैं तो डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है क्लाउड के माध्यम से। तो डेटा बेस जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। पहला ऑप्शन है नेटवर्क, डेटाबेस का टाइप जो है कोड नहीं है, पहला नेटवर्क है। दूसरा ऑप्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीसरा जो है सेंट्रलाइज्ड है, चौथा मोड है, पांचवा नन है। आप लोग को बता दे, इसमें कहता डेटाबेस का टाइप कौन नहीं है। आप लोग को बता दे नेटवर्क जो है डेटाबेस का टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का टाइप है, मगर डिसेंट्रलाइज्ड जो होता है डेटाबेस का टाइप नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इस कंसेप्ट का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को कहता है हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन ए टेबल। इसमें कह रहा है कोई टेबल में जो है प्राइमरी की कितना हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी में जो है ओनली 2, ऑप्शन सी में है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम, ऑप्शन डी में है मोड, ऑप्शन ई में है नन। आप लोग को बता दें कोई भी जो टेबल होता है उसमें प्राइमरी की एक ही होता है, उसी प्राइमरी की से जो है कोई भी हम लोग डेटा को या किसी भी कॉलम को, किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट का डिटेल्स है जिसमें जो है मान लीजिए सीरियल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एड्रेस है, रोल नंबर है। तो इसमें आप लोग को बता दे छात्र का, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन सीरियल नंबर है, दूसरा अगर नाम है तो दो छात्र का नाम मैच हो सकता है, फादर्स नेम भी किसी का सेम हो सकता है, मदर्स नेम भी इट मे पॉसिबल सेम हो जाएगा, एड्रेस भी सेम हो सकता है। मगर आप लोग को बता दें रोल नंबर जो होता है प्रत्येक छात्र का जो है वो यूनिक होता है। ठीक है,
तो रोल नंबर जो है यहाँ पर हम लोग का प्राइमरी की हो जाता है और उसी प्राइमरी की से जो है सारे डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 लिखते हैं तो रोल नंबर 1 में जिसका नाम है उसका जिसका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एड्रेस है, ऑटोमेटिक चलाता है। तो प्राइमरी की सहायता से जो है किसी भी हम लोग डेटा को, किसी भी रिकॉर्ड को जो है या कॉलम को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी टेबल में हम लोग याद रखेंगे प्राइमरी की जो है एक ही होता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हम लास्ट डे 2 या डे 3 क्लास में डिस्कशन किए लॉजिक गेट के बारे में, तो जो छात्र नहीं देखे होंगे वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कंसेप्ट को। तो लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है, और पहला ऑप्शन है, दूसरा है एंड, तीसरा है एक्सऑर, ऑप्शन डी में है नेंड, ऑप्शन ई में है नन। आप लोग को बता दें यूनिवर्सल लॉजिक गेट माने ये होता है वैसा गेट जिसकी सहायता से जो है हम लोग सभी गेट का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेंड गेट की सहायता से जो है हम लोग और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है नेंड और नॉर होता है। इस कंसेप्ट को सभी लोग याद रखेंगे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सीपीयू ऑब्लिक प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। तो सीपीयू और प्रोसेसर, आप लोग को बता दे सीपीयू का दूसरा नाम आप लोग प्रोसेसर भी याद रखिएगा। तो सीपीयू ऑब्लिक प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, आप लोग को बता दे इसमें ऑप्शन नंबर ए कहता है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी में है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी में है सॉलिड स्टेट डिवाइस, ऑप्शन डी में है मोड, ऑप्शन ई में है नन। आप लोग को मैं बता दूं इसका जो है सही आंसर जो है माइक्रो प्रोसेसर होगा, जो सभी छात्र छात्राएं याद रखेंगे। तो यहाँ पर सीपीयू ऑब्लिक प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप, जो ही सीपीयू प्रोसेसर आया माने माइक्रो प्रोसेसर आप लोग याद रखिएगा। सीपीयू प्रोसेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर, आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस में किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं? डेटाबेस आज के डिजिटल युग में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण टर्म है, जिसकी सहायता से हम लोग डिजिटल पंचायत का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग डिजिटल प्रखंड का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग डिजिटल बिहार बना सकते हैं। तो डेटा स्टोर का देखते होंगे आप लोग, कोई भी बैंक में जो है जो पर डे जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, जितना भी रिकॉर्ड, सभी डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोर, डेटाबेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। तो आप लोग को मैं बता दूं व्हिच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। आप लोग को बता दे इमेज ओरिएंटेड डेटा, दूसरा है टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, तीसरा है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, चौथा है मोड, पांचवा है नन। आप लोग को मैं बता दूं यानी किस किस टाइप का डेटाबेस में स्टोर करते हैं, व्हिच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आप लोग को बता दें जैसे मान लीजिए हम लोग को पेन ड्राइव में कोई भी डेटा स्टोर करना हो, पेन ड्राइव में भी डेटा स्टोर करते वो भी डेटाबेस कहलाता है, कंप्यूटर में करते वो भी डेटाबेस कहलाता है। क्योंकि डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और बहुत ही डिजिटल भारत निर्माण में बहुत ही सराहनीय योगदान है इस टर्म का। आप लोग को बता दें जैसे मान लीजिए हम लोग का इंपोर्टेंट कोई फोटो वगैरह रहता है, क्या करते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में या मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं। तो इमेज ओरिएंटेड डेटा को भी हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं। कुछ टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड, किस किस प्रकार का डेटा हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इमेज ओरिएंटेड डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट जैसे मान लीजिए कोई लेटर टाइप किया हुआ है, कोई पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, या एक्सेल का है कोई, या प्रोग्राम फाइल कोई है, तो हम लोग टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो, मान लीजिए बहुत सारा कोई ऑडियो है, वीडियो है, हम लोग का ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इट मींस इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जो ऑपरेशन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में मान लीजिए बहुत सारा ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई चीज प्रिंट करते हैं या कोई चीज टाइप करते हैं या कोई प्रोग्राम कोडिंग करते हैं, बहुत, या मान लीजिए इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ये सब ऑपरेशन कंप्यूटर का हो गया। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल जो है कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया है यूजर। यूजर तो मान लीजिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग को बता दें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लीजिए आप लोग का हो गया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
MS ऑफिस जो पैकेज है, टैली जो है एप्लीकेशन आप लोग का सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या तो कोई स्पेसिफिक काम को करते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का ऑपरेशन का कंट्रोल कौन करता है। तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप लोग बता दें सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले किसको बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर माने सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है माने सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है कंप्यूटर का ऑपरेशन, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही हम लोग जो है कंप्यूटर पे जितना भी ऑपरेशन होता है सभी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जिसकी सहायता से जो है हम लोग कंप्यूटर में कोई भी कम्युनिकेशन ऑपरेशन होता है, कोई भी क्या बोलते हैं वर्क करते हैं, सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप लोग को बता दें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो होता है, जैसे मान लीजिए डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया, या फायरवॉल हो गया, ये सब जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हुआ। इससे हम लोग कंप्यूटर का ऑपरेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेशन का कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है, उदाहरण होता है, उसी के अंदर आता है। इसलिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। अब सर्वर को कौन एक्सेस करता है। सबसे पहले आप लोग को बता दें इसका पहला ऑप्शन है वेब क्लाइंट, ऑप्शन बी में कहता है यूजर, ऑप्शन सी में है वेब ब्राउजर, ऑप्शन डी में है वेब सर्वर, ऑप्शन ई में है नन। आप लोगों को मैं बता दूं ये सर्वर को एक्सेस कौन करता है। यहां पर सर्वर भी कंसेप्ट है, क्लाइंट भी है, यूजर भी है, वेब ब्राउजर भी है। हम लोग सभी कंसेप्ट को समझते हैं। आप लोग को बता दें सर्वर का यूज जो है क्लाइंट ही करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, रात को 2 बजे भी कर लेते हैं, 3 बजे सुबह में भी कर लेते हैं, 12 बजे रात में भी कर लेते हैं। हर दिन तो इंटरनेट फेसबुक का यूज करते ही रहते हैं। तो आप लोग को बता दें तो जो यूट्यूब का जैसे सर्वर का मेन ब्रांच जैसे मान लीजिए मुंबई में है, तो वहां पर सर्वर जो है 24 आवर ऑन रहता है। क्लाइंट हम लोग हो गए, जैसे मान लीजिए मेरा मन होगा अभी हम अपने मोबाइल को बंद कर ले तो मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा। अभी मेरा मन होगा रात को 10 बजे हमने मोबाइल को ऑन कर ले तो अपना मेरा मोबाइल ऑन हो जाएगा। माने क्या कि क्लाइंट जो है 24 आवर ऑन नहीं रहता है, सर्वर जो है 24 आवर ऑन रहता है। इस कंसेप्ट को सभी लोग याद रखेंगे। क्लाइंट उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है हम उसको एक्सेस करें कि नहीं करें। तो सर्वर को कौन एक्सेस करता है, क्लाइंट ही करता है। यूजर उसका उपयोग करता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट चलाने के लिए जो है पूरे विश्व में कोई भी लोग अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो वेब ब्राउजर जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, कोई एक वेब ब्राउजर जो है कंप्यूटर में हो या मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को कोई मान लीजिए कोई वेबसाइट खोलना है कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या करते हैं इजिली जो है जिस गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है, जो अभी सबसे जो है लेटेस्ट जो है और फेमस और ज्यादा उपयोग होने वाला वेब ब्राउजर कहिएगा तो हम लोग का ये गूगल क्रोम जो है बहुत ही इंपोर्टेंट और फेमस ज्यादा उपयोग होने वाला वेब ब्राउजर है। वैसे तो बहुत सारा वेब ब्राउजर है, जैसे मान लीजिए आप लोग का मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और गूगल क्रोम तो फेमस है ही, ओपेरा हो गया, ये सब वेब ब्राउजर का नाम हुआ। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है इसमें से कौन वेब ब्राउजर है या नहीं है, जिसे दे देगा ऑप्शन लेगा। जैसे मान लीजिए पहला दे देगा लेगा मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा गूगल क्रोम, तीसरा ओपेरा, चौथा नन, पांचवा ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल हो जाएगा। तो हम लोग जो है आगे है वेब सर्वर। तो आप लोग को बता दें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। सर्वर को एक्सेस कौन करेगा, तो सर्वर को एक्सेस जो है वेब क्लाइंट करेगा। वेब क्लाइंट पहला ऑप्शन है, दूसरा है यूजर, तीसरा है वेब ब्राउजर तो होगा नहीं, यूजर तो होगा नहीं, वेब सर्वर को एक्सेस सर्वर तो नहीं करेगा, इसलिए सर्वर को एक्सेस जो है वेब क्लाइंट करेगा। इसमें एक कंसेप्ट सीखे, सर्वर हम लोग का 24 आवर ऑन रहता है, क्लाइंट 24 आवर ऑन नहीं रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डैश इज डिजाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क।
कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क को डिजाइन करने के लिए जो है किसका डिजाइन किया गया है सॉल्व करने के लिए? पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चौथा है यूजर, पांचवा है नन। आप लोग को बता दें, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हम लोग का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसी की सहायता से जो है कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है यहां कहता है डैश इज डिजाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब स्पेसिफिक टास्क में कोई विशेष काम को करने के लिए या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें से किसका डिजाइन किया गया? जैसे मान लीजिए हम लोग को फोटोशॉप पे ये फोटो का निर्माण करना है तो हम लोग किसमें जाते हैं? फोटोशॉप एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को लेटर टाइप करना है तो हम लोग MS वर्ड जो है हम लोग का एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को शादी कार्ड या विजिटिंग कार्ड बनाना हो तो हम लोग एडोब पेज मेकर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करते हैं। अगर टैली में काम करना हो, कोई अकाउंटिंग संबंधित कोई कार्य करना हो तो हम लोग टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो आप लोग को बता दें कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए जो है हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या काम है? कंप्यूटर में जितना भी ऑपरेशन है सबको कंट्रोल करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है। इसका सही आंसर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। एक प्रोग्राम दैट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेज और साउंड इनकोडेड इन द फाइल। आप लोग को बता दें ए प्रोग्राम दैट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब माने इंटरनेट पर से कोई फाइल को प्राप्त करने के लिए कौन प्रोग्राम के माध्यम से इंटरनेट पर कोई फाइल को प्राप्त करते हैं, इंटरनेट को कोई एक्सेस करते हैं? आप लोगों को मैं बता दूं ये जो है ब्राउजर, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है सर्वर, चौथा है वेब सर्वर और पांचवा है नन। आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो है ब्राउजर होगा। अब क्यों होगा हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। ए प्रोग्राम दैट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब और रेंडर टेक्स्ट, इमेज और साउंड इनकोडेड इन द फाइल। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब माने इंटरनेट पर से कोई फाइल को रिट्राइव करने के लिए कौन एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है? जैसा कि आप लोग को बता दें, जस्ट बताए हैं। मान लीजिए इंटरनेट का यूज करने के लिए, इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट पर काम करने के लिए, चाहे मोबाइल में वर्क करे या मान लीजिए कंप्यूटर में करे, हम लोग का वेब ब्राउजर होता है। तो वेब ब्राउजर जो होता है उसी की सहायता से जो है हम लोग इंटरनेट पर जितना भी चीज है, कोई वेबसाइट को खोलना हो या इंटरनेट पर सर्फिंग करना हो, कार्य को करते हैं। तो वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम जिसकी सहायता से जो है हम लोग इंटरनेट पर कोई फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। अगर वेब ब्राउजर हम लोग का कंप्यूटर में, मोबाइल में नहीं रहेगा तो हम लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कोई वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को सभी छात्र छात्राएं याद रखेंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। यानी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का जो है मेन कंपोनेंट कौन कौन होता है? आप लोग को बता दें कोई भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? इनपुट आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है और क्या होता है? प्रोसेसर होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। पहला है मेमोरी, दूसरा है इनपुट आउटपुट, तीसरा है DMA माने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका पूरा नाम होता है। और इसमें अगला ऑप्शन है, इसमें स्टोरेज है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? मेमोरी, इनपुट आउटपुट, DMA और स्टोरेज। इसमें हम लोग देख रहे हैं कहीं प्रोसेसर का, कहीं CPU का जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में कहता है ALU माने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। दूसरा है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है मेमोरी और चौथा है स्टोरेज। इसमें हम लोग देख रहे हैं इनपुट आउटपुट कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। इसमें मेमोरी है, CPU है, इनपुट आउटपुट है, स्टोरेज है। तो आप लोग को बता दें ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में जो है मेन कंपोनेंट होता है, आप लोग को जस्ट बताया है अभी, इनपुट आउटपुट होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए और प्रोसेसर होना चाहिए। इसमें मेमोरी, स्टोरेज हो गया, CPU प्रोसेसर हो गया, इनपुट आउटपुट भी है, स्टोरेज भी है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग
जो आज का जो सेशन हम लोग का था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो है हमेशा लाते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ये डे 4 का हम लोग का सेशन चलेगा। जो क्वेश्चन जो है बीपीएससी से या स्टेट से या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हो तो उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन हमेशा लाते रहेंगे। हम लोग का सेशन इस तरह से बराबर चलता रहेगा। इस तरह से हम लोग आज का सेशन जो है इस तरह से संपन्न होता है। अगर आप सभी लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को या सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी सहयोगी फ्रेंड हैं उनको शेयर भी कर दीजिए ताकि हम लोग का भी मनोबल बना रहेगा, ताकि हम लोग का प्रयास रहेगा बेस्ट से बेस्ट ज्ञान देने का। क्योंकि हम लोग का भी फ्री सेशन चल रहा है तो सभी छात्र छात्राएं जितना भी सब्सक्राइब कर ले उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और हम लोग क्लास ये पर डे चलते रहेगा। इस तरह से हम लोग का ये क्लास संपन्न होता है। आप सभी को पूर्ण प्रशिक्षण में, पूर्ण सेशन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।